मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसआरएस आईएएस एंड लॉ एकेडमी। आज की जो हमारी करंट अफेयर्स की न्यूज़ है वो आपकी पॉलिटी से रिलेटेड है। तो रिसेंटली क्या हुआ है कि ईसीआई जो है आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उन्होंने कुछ रिकमेंडेशंस दी हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि वो जो है अपनी जो कैश डोनेशन है उसको, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसको लिमिट करना चाहता है। तो उसी के बारे में आज की हमारी न्यूज़ है। तो देखते हैं क्या क्या जो रिकमेंडेशंस जो हैं वो ईसीआई ने दी हैं। सबसे पहले देखते हैं न्यूज़। रिसेंटली द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज़ सजेस्टेड अ स्लीव ऑफ अमेंडमेंट टू रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951। उसमें जो है वो अमेंडमेंट लाना चाहता है टू इंक्रीज ट्रांसपेरेंसी, ताकि जो ट्रांसपेरेंसी है वो इंक्रीज हो सके और जो अकाउंटेबिलिटी है वो इंक्रीज हो सके ऑन द पार्ट ऑफ कैंडिडेट्स। ठीक है, यानी कि ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसको चेंजेस करने पड़ेंगे कुछ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में। तो उसमें जो है अमेंडमेंट करने से पहले फ़िलहाल जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कुछ रिकमेंडेशंस दी हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि इन रिकमेंडेशंस को देने का रीज़न क्या है। इट वॉज फाउंड दैट वाइल डोनेशंस रिपोर्टेड बाय सम पॉलिटिकल पार्टीज वर निल, देयर ऑडिटेड अकाउंट स्टेटमेंट शो द रिसिप्ट ऑफ ह्यूज अमाउंट्स। जो उनकी जो पॉलिटिकल पार्टीज जो थी उनकी जो डोनेशन रिपोर्ट्स थी वो निल थी। ठीक है, लेकिन जो उनके ऑडिटेड अकाउंट्स थे वहाँ पे ह्यूज अमाउंट जो है वो पाई जाती है। तो इसी वजह से ही जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो चाहता है कि ये जो थ्रेशोल्ड लिमिट है उसको डिक्रीज करके 20,000 तक कर दिया जाए। इसमें होता ऐसे था कि करंटली ये जो लिमिट है ये 20,000 है, तो वो इस वजह से 20,000 से वो जो लिमिट है उसको 2,000 तक की करना चाहते हैं। तो 20,000 वाली लिमिट में क्या होता है कि आपको अगर कोई भी डोनेशन जो आता है अगर वो 20,000 तक का या 20,000 से ऊपर का डोनेशन है तो आपको जो है वो शो करवाना पड़ता है कि ये जो डोनेशन है ये कहाँ से आया आपको। ठीक है, तो इस वजह से लोग क्या करते थे, वो मान लो कि 20,000 तक की आपकी लिमिट है तो वो लूप होल्स ढूंढ लेते थे। वो क्या करते थे 9,900 की ट्रांजैक्शन कर दी। ठीक है, 9,900 की ट्रांजैक्शन कर दी या 9,999 तक की ट्रांजैक्शन कर दी। तो इस तरीके से वो ट्रांजैक्शंस करवा लेते थे ताकि उनको जो है शो ना करना पड़े कि उनको जो है 20,000 या उससे ज़्यादा की ट्रांजैक्शन आई है। अगर उससे ज़्यादा की ट्रांजैक्शन आई है तो उनको शो करना पड़ता है कि उनको ये जो ट्रांजैक्शन है कहाँ से आई है। तो इस वजह से और क्या हो रहा था कि जो वायलेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन है उसमें भी वायलेशंस हो रही थी। तो इस वजह से जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उन्होंने कुछ रिकमेंडेशंस दी हैं। अब उन रिकमेंडेशंस को देखते हैं। तो क्या रिकमेंडेशन है, सबसे पहले रिपोर्ट डोनेशन अबव 2,000। ठीक है, कि हर 2,000 से ऊपर का जितना भी डोनेशन आता है उसको रिपोर्ट करना पड़ेगा ताकि जो है जो ट्रांसपेरेंसी है फंडिंग में उसको एनहांस किया जा सके। एज पर रूल्स पॉलिटिकल पार्टी हैव टू डिस्क्लोज ऑल द डोनेशंस अबव 20,000। ठीक है, जैसा मैंने आपको बताया कि अभी जो है 20,000 से ऊपर तक की जो डोनेशन है उनको डिस्क्लोज करना पड़ता है पॉलिटिकल पार्टीज को। लेकिन वो मैंने आपको बताया कि वो लूप होल्स ढूंढ लेते थे कि 9,999 की ट्रांजैक्शन करवा देते थे और उनको शो नहीं करना पड़ता था 20,000 की डोनेशन को। ठीक है, तो अब क्या होगा कि हर 2,000 से ऊपर की जो डोनेशन होगी उसको रिपोर्ट करना पड़ेगा और उसको शो करवाना पड़ेगा। उसके अलावा डिजिटल और चेक ट्रांजैक्शन मेक डिजिटल ट्रांजैक्शंस और अकाउंट पे चेक ट्रांसफर मैंडेटरी फॉर ऑल एक्सपेंसेस अबव 2,000। अगर 2,000 से ऊपर का जो एक्सपेंस है तो उसको ये लोग कैश में नहीं शो करवा पाएंगे। उनको क्या करना होगा कि जो डिजिटल ट्रांजैक्शन होगी उसको मैंडेटरी करना होगा या फिर चेक से अगर वो पेमेंट उनको करनी पड़ेगी। तो वो जो चेक जो है वो सिंगल एंटिटी के नाम भी हो सकता है या फिर एक किसी पर्सन के नाम भी हो सकता है। तो सबसे पहली चीज़ जो इन्होंने रिकमेंडेशन दी है वो ये है कि जो डोनेशन है 2,000 से ऊपर की उसको रिपोर्ट करना है। दूसरी, जो 2,000 से ऊपर की डोनेशन है उसको या तो डिजिटली करना है या फिर चेक के थ्रू करना है, मतलब वो एकदम वाइट मनी में आ जाए। देन लिमिट कैश डोनेशन, जो कैश डोनेशन है उसको रिस्ट्रिक्ट करना है एट 20% और मैक्सिमम 20 करोड़। मतलब जो उनकी कैश डोनेशन है या तो 20% की होनी चाहिए जितनी उसकी टोटल पार्टी की फंडिंग है या फिर मैक्सिमम कितनी 20,000, और इन दोनों में से ऑफ द टोटल फंड रिसीव्ड बाय द पार्टी विच एवर इज लेस, दोनों में से जो भी कम है उसको उसको माना जाएगा। ठीक है, उतनी लिमिट रखी जाएगी कैश डोनेशन की। नेक्स्ट, separate bank account, every fielding candidate should open a separate bank account for election purposes।
कि जब भी कोई भी कैंडिडेट जो है इलेक्शन में खड़ा होता है तो उसको एक सेपरेट बैंक अकाउंट बनाना पड़ेगा, जिसमें जो है सारे एक्सपेंसेस जो हुए हैं और उसकी जो रिसिप्ट जो है उसी अकाउंट के थ्रू जाएंगी। उसके अलावा फर्निश दीज डिटेल्स इन देयर अकाउंट ऑफ इलेक्शन एक्सपेंडिचर, और जो इलेक्शन में उसका जितना भी एक्सपेंडिचर आता है या जितना खर्चा वो करता है या जितनी फंडिंग उसको आती है उसको इसी अकाउंट के तहत मेंटेन करनी होगी। लास्ट रिकमेंडेशन, separate foreign donation. Election Commission has also sought electoral reforms to ensure no foreign donation creep into funding of parties as stipulated under RP Act, Representation of Peoples Act, and Foreign Contribution Regulation Act. At present there is no mechanism to segregate foreign donation. अभी जो है foreign donation को segregate करने का कोई भी जो है currently mechanism नहीं है, तो उसको segregate करने के लिए उसको भी segregate करने के लिए इन्होंने recommendation दी है कि जितने भी आपको foreign से donations आते हैं उनको अलग से आपको segregate करना है। तो ये था आपका जो recommendations जो है ECI ने दी हैं। अब थोड़ा सा, क्योंकि ECI ने recommendations दी हैं तो ECI आपके लिए, ECI का जो स्टैटिक पार्ट है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो थोड़ा सा ECI के बारे में देख लो। तो द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज एन ऑटोनमस कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी, ठीक है, ऑटोनमस बॉडी है और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी वो बॉडीज होती हैं जिनको जो है, जिनका मेंशन जो है आपके कॉन्स्टिट्यूशन में दिया होता है। रिस्पॉन्सिबल फॉर एडमिनिस्ट्रेटिंग यूनियन एंड स्टेट इलेक्शंस, स्टेट और यूनियन के इलेक्शंस को ये एडमिनिस्टर करता है। अब किस कौन कौन से इलेक्शंस को देखता है ये? लोकसभा के इलेक्शंस, राज्यसभा के इलेक्शंस और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस, ठीक है, ये सारे इलेक्शंस देखता है। और उसके अलावा इलेक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट एंड इलेक्शंस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट कौन देखते हैं? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ECI, ठीक है, ये ध्यान में रखना। नेक्स्ट, originally the commission had only one election commissioner, but after the election commissioner amendment act 1989 में इलेक्शन कमिश्नर अमेंडमेंट एक्ट लाया जाता है, जिससे पहले, उससे पहले क्या हुआ करता था, सिर्फ एक इलेक्शन कमिश्नर हुआ करते थे, ठीक है। लेकिन बाद में इसको जो है 1989 के अमेंडमेंट के बाद इसको जो है मल्टी मेंबर बॉडी बना दिया जाता है। तो अभी जो है एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं आपके और 2 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, ठीक है, और ये चलते हैं मेजॉरिटी पे, ठीक है। मतलब अगर 2 इलेक्शन कमिश्नर जो हैं वो चाहते हैं कि किसी चीज पे इनका हो जाता है, मतभेद हो जाता है, तो इनकी जो वोटिंग होगी वो अगर 2 लोग जो है एक साइड पे होंगे तो जो तीसरा इंसान होगा उनको इनकी बात माननी पड़ेगी, ठीक है। तो मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है अगर वो कोई और बात चाहते हैं और जो 2 इलेक्शन कमिश्नर जो हैं वो उसके ऑपोजिट हैं, तो जो बात जो मानी जाएगी वो जो 2 इलेक्शन कमिश्नर्स होंगे उनकी बात मानी जाएगी, भले ही जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो उनसे कंपेरेटिवली हायर पोस्ट पे हैं। नेक्स्ट आते हैं कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन। तो इसमें क्या है, जो आपका जो इलेक्शन कमीशन है ये आपका आता है पार्ट 15 में ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, एंड इट डील्स विद इलेक्शन एंड एस्टेब्लिशेस अ कमीशन फॉर दीज मैटर। इलेक्शन कमीशन वाज एस्टेब्लिश्ड इन अकॉर्डेंस विद कॉन्स्टिट्यूशन ऑन 25 जनवरी 1950, ठीक है, इस दिन को इसको एस्टेब्लिश किया जाता है। आर्टिकल 324 से लेके आर्टिकल 329 तक जो है ये डील करते हैं पावर्स, फंक्शंस, टेन्योर, एलिजिबिलिटी किसकी? कमीशन की, ठीक है, एंड द मेंबर्स, कमीशन के जो मेंबर्स हैं उनकी, और कमीशन की जो है एलिजिबिलिटी क्या है, टेन्योर क्या है, या उनकी पावर्स क्या होंगी या फंक्शंस क्या होंगे, ये डील करेंगे आर्टिकल 324 से लेके 329 तक, ठीक है। हर एक कमीशन जो किसी ना किसी आर्टिकल के साथ डील करता है या कोई ना कोई आर्टिकल स्पेशली मेंशन है आपके कॉन्स्टिट्यूशन में जो ये बताएं कि इस कॉन्स्टिट्यूशन, इस बॉडी को जो है इस्टेब्लिश किया जाएगा, ये उसकी पावर्स होंगी, ये उसके फंक्शंस होंगे, हर वो बॉडी जो है वो ऑटोमेटिकली आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बन जाती है, ठीक है। तो जनरली आपसे जो है सवाल पूछ लिए जाते हैं कि ये वाली बॉडी है तो ये कौन सी बॉडी है, आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है। तो इस तरीके से पूछ लिए जाते हैं, क्या कहते हैं, बॉडी बाय रेजोल्यूशन इसको बनाया गया है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको 3-4 ऑप्शंस दे दिए जाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी बॉडी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल है, कौन सी स्टैट्यूटरी है, ठीक है, कौन सी ऑटोनमस है, या कौन सी ऑटोनमस प्लस कॉन्स्टिट्यूशनल है, या ऑटोनमस प्लस स्टैट्यूटरी है, ये सब आपको पता होना चाहिए। तो ऑटोनमस बॉडीज वो बॉडीज होती हैं जो इंडिपेंडेंटली काम करती हैं, ठीक है। तो ये आर्टिकल्स हैं आपके 324 से लेके 329 तक, इनको आप देख सकते हो, ये आपके स्टैटिक पार्ट है, इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो। अदरवाइज इसके जो नोट्स हैं वो आपको ऑलरेडी सेंड कर दिए गए हैं मॉर्निंग में, ठीक है। तो आज की जो क्लास थी वो यहीं तक थी। इस क्लास के जो
सेंड कर दिए जा चुके हैं। और इसके अलावा हमारे जो वेरियस कोर्सेज चलते रहते हैं उनके बारे में आप इंफॉर्मेशन लेने के लिए स्क्रीन पे जो ये नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। तो आज की जो क्लास थी वो यहीं तक थी। थैंक यू सो